अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद और कमलनाथ कांग्रेस के ये तीन ऐसे नेता हैं जिन्हें गांधी वाड्रा परिवार का सबसे खास और करीबी माना जाता है। यूपीए सरकार के दौरान इन तीनों ने कितनी मनमानी की, इसका खुलासा अब होने लगा है। ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले के प्रमुख आरोपी राजीव सक्सेना ने कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ, भतीजे रतुल पुरी, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम खुल कर लिया। 3000 करोड़ के ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को 3 हफ्ते पहले ही सक्सेना को अंतरिम जमानत दी गई। राजीव सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की गई थी। इस मामले में सक्सेना की 385 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी गई थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी में दर्ज सक्सेना के बयान के हवाले से बताया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदे में कथित रूप से कैसी कमियां हैं। इस डील को यूपीए 2 सरकार ने रद्द कर दिया था। यह डील 2 कंपनीज के माध्यम से हुई, जिसमें सक्सेना की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज और क्रिश्चियन मिशेल की ग्लोबल सर्विसेज शामिल हैं। मिशेल साल 2018 से ही जेल में है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 सितंबर को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने कहा, साल 2000 में सक्सेना के इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के 99.9 शेयर हासिल किए। चार्जशीट में इटली और मॉरिशस के लेटर्स रोजिट्री का हवाला दिया गया है। आरोप यह है कि सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ मिलकर ऑगस्टा वेस्टलैंड के इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के खाते में 12.40 मिलियन यूरो हासिल किए। ये धनराशि मामले में शामिल बिचौलियों और संदिग्ध अधिकारियों को देने के लिए आगे इस्तेमाल में लाई गई। सक्सेना के स्वामित्व वाली 4 कंपनीज में ग्लोबल सर्विसेज द्वारा किए गए 9,48,862 यूरो के पेमेंट की भी जानकारी है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना की ये 4 कंपनीज पैसिफिक इंटरनेशनल, FJDC, मिडास मेल्टस इंटरनेशनल LLC, मेटॉलिक्स लिमिटेड और यूरोट्रेड लिमिटेड हैं। सक्सेना से पूछताछ में ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले के 2 अन्य आरोपियों डिफेंस डीलर सुषेन मोहन गुप्ता और कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया गया है। गुप्ता और पुरी दोनों हिरासत में लिए गए थे और फिलहाल जमानत पर हैं। सक्सेना का आरोप है कि गुप्ता और खेतान नाम इस्तेमाल करने में माहिर थे। वे अक्सर कई प्रभावी राजनेताओं का नाम इस्तेमाल करते थे। इसके जरिए वे सत्ता के गलियारों में अपनी ताकत का एहसास कराते थे। ये अक्सर सलमान खुर्शीद और कमलनाथ का नाम लेते थे। इस मामले में शामिल राजनीतिक लोगों से जुड़े सवालों के जवाब में सक्सेना ने कहा कि मुझे पता है कि इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑगस्टा वेस्टलैंड में रिश्वत पाने वाली कंपनीज में से एक थी। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज का स्वामित्व सुषेन मोहन गुप्ता के पास था, जिन्होंने गौतम खेतान के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित किया था। सुषेन मोहन गुप्ता और गौतम खेतान के साथ मेरी बैठकों के दौरान वे अक्सर नेताओं का जिक्र करते थे। वे बातचीत में AP नाम लेते थे, जिसका मतलब था अहमद पटेल। रिपोर्ट के अनुसार कमलनाथ ने भतीजे और बेटे का नाम आने पर कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे भतीजे रतुल पुरी कंपनियों या लेन देन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये जहां तक मेरे बेटे बकुलनाथ की बात है, वह दुबई में रहता है और मैंने जब उस पर इससे बात की तो उसने स्पष्ट कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। कोई भी बिना किसी को बताए ऑफसेट अकाउंट खोल सकता है। कोई भी बैंक अकाउंट या कागजात नहीं है जिससे मेरे बेटे का कनेक्शन सामने आता हो। इस मामले में सलमान खुर्शीद का कहना है कि ये मेरे लिए चौंकाने वाला है कि मेरा नाम इसमें उछाल दिया गया। सुषेन मोहन गुप्ता के पिता देव मोहन गुप्ता एक करीबी पारिवारिक मित्र हैं और मैं उनका शुभचिंतक हूँ। उनके अलावा मैं किसी रतुल पुरी या सक्सेना को नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। इस बात का दर्द जब छलका तो लपेटे में राहुल गांधी फंस गए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कायदे से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की क्लास लगाई और इस बात को लेकर कांग्रेस में भी घमासान मच गया। कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। कार्ति चिदम्बरम ने भी हार पर चिंतन की बात कही। कपिल सिब्बल के हमलों का जवाब देने के लिए राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला। गहलोत ने सिलसिलेवार ट्वीट कर सिब्बल की आलोचना की। गहलोत ने सिब्बल को इस बात की नसीहत दी कि वे पार्टी के आंतरिक मामलों में सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें और पार्टी नेतृत्व में भरोसा रखें। गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि जब जब संकट आया है, कांग्रेस पहले से भी मजबूत होकर उभरी है। इस क्रम में उन्होंने एक तरह से कबूल भी कर लिया कि पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि कपिल सिब्बल को हमारे आंतरिक मामलों की मीडिया में चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी। इसने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है। गहलोत ने अगले ट्वीट में एक तरह से मान लिया कि पार्टी फिलहाल संकट के दौर से गुजर रही है।
पुरानी बातों को दोहराते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने 1969, 1977, 1989 और उसके बाद 1996 में कई संकट देखे, लेकिन अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों, नीतियों और पार्टी नेतृत्व में मजबूत विश्वास के चलते हर बार हम और अधिक मजबूत होकर निकले। हम हर संकट के बाद बेहतर हुए और 2004 में सोनिया गांधी के सक्षम नेतृत्व में यूपीए की सरकार भी बनाई। इस बार भी हम संकट से निकल आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि चुनावी हार के तमाम कारण हैं, लेकिन हर बार कांग्रेस के लोगों ने एकजुटता और पार्टी नेतृत्व में दृढ़ विश्वास दिखाया। यही वजह है कि हर संकट के बाद हम और ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर उभरे हैं। गहलोत ने एक और ट्वीट में लिखा कि यहाँ तक कि आज भी कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को एकजुट रख सकती है और इसे व्यापक विकास के रास्ते में आगे ले जा सकती है। उनका ये ट्वीट सिब्बल के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि देश के लोग कांग्रेस को विकल्प के तौर पर नहीं मान रहे। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों में भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं मान रहे। सिब्बल ने बिहार चुनाव और उपचुनावों में कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बदलाव का सुझाव देते हुए सिब्बल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य नॉमिनेटेड हैं, इसे लोकतांत्रिक बनाना होगा। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और तमिलनाडु से सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी बिहार में हार के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस के लिए ये आत्मविश्लेषण, चिंतन और विचार विमर्श करने का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होती, न तो चुनाव लड़ूंगी और न ही तिरंगा उठाऊंगी। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 की वापसी में चीन मदद करे। इसके लिए इन दोनों ने साथ मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया और अब कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल हो गई है और अब्दुल्ला और मुफ्ती के साथ मिलकर कश्मीर में चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस की भी यही राय है जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की है? क्या तिरंगे के बारे में कांग्रेस की भी वही सोच है जो महबूबा मुफ्ती कहती हैं? इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और गुपकार गठबंधन को गुप्तचर गठबंधन करार दिया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अनुच्छेद 370 पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्थिति साफ करने के लिए कहा। प्रसाद ने कहा कि गुपकार समझौते के दल अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनका समर्थन किया है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने गुपकार समझौता करने वाले दलों और नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनके और पाकिस्तान के बयान एक समान हैं। महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 को वापस लाने तक केवल जम्मू कश्मीर के पूर्व ध्वज को फहराने का बयान देकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करती हैं। फारूक अब्दुल्ला इसके लिए चीन की मदद की गुहार लगाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने विस्तार से बताया कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर की महिलाओं, पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को पहली बार उनका उचित हक मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसने केंद्र की विकास योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का रास्ता साफ किया। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद कई ऐसे कानूनों को निरस्त किया गया जो कि नागरिकों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देते थे। रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किया, क्या वे अनुच्छेद 370 को वापस लाकर महिलाओं, अनुसूचित जाति के लोगों और पिछड़ों को मिलने वाले लाभ से दोबारा वंचित करना चाहते हैं? गुपकार समझौता करने वालों ने डीडीसी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। वैसे कांग्रेस गुपकार समझौते में शामिल नहीं है, लेकिन डीडीसी चुनाव में वह उनके साथ तालमेल करने जा रही है। पी चिदम्बरम समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की देश विरोधी और संविधान विरोधी बयानों का समर्थन करते रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने अपनी असली रंग को दिखाया। उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने से पहले वहां विकास नहीं पहुंचा था।
और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हमेशा देश का अहित सोचते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को वापस लाना। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले के बारे में पूछा कि ये निर्णय किसका है। साथ ही जवाब देते हुए कहा कि ये पूरे देश का निर्णय है, क्योंकि भारत का कोई भी कानून लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन में विचार विमर्श के बाद ही बनता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि इस गठबंधन की एक पार्टी चीन के साथ अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात कहती है। महबूबा मुफ्ती तिरंगा नहीं उठाना चाहती। चिदंबरम ने कहा था कि हम 370 को वापस लाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो आखिर किसके साथ है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को सेक्युलर बनने की शर्त पर ही सीएम बनाया था। तब से लेकर अब तक यानी करीब 1 साल से शिवसेना बार बार हिंदुत्व के सवाल पर फंस जाती है और उसे बार बार ये कहना पड़ता है कि हिंदुत्व से उसने किनारा नहीं किया है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब शिवसेना हिंदुत्व के सवाल पर चुप्पी साधे बैठी है, तो बीजेपी फौरन शिवसेना पर हमला करने से नहीं चूकती। शिवसेना ने एक बार फिर से सफाई पेश की है। उसने अपनी हिंदुत्ववादी छवि में कोई बदलाव नहीं किया। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा उसने नहीं छेड़ा। राउत ने कहा कि हमें किसी भी अन्य पार्टी से हिंदुत्व सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुत्ववादी थे, हैं और हमेशा हिंदुत्ववादी रहेंगे। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उनकी तरह हिंदूवादी राजनीति का खेल नहीं करते। जब कभी भी देश को हमारी जरूरत होगी, शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की तलवार लहराते हुए आगे आएगी। शिवसेना के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी ने कई बार उसके हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उस पर हमला किया। ताजा मामला महाराष्ट्र में मंदिर सहित तमाम धार्मिक स्थलों को खुलवाने का है। बीजेपी ने मंदिरों को खोलने के लिए एक तरह से पूरे राज्य में आंदोलन किया था। बीजेपी का ये तर्क था कि जब बार, सिनेमा हॉल सभी खोल दिए गए तो मंदिरों को खोलने में क्या परेशानी है। और इस मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी थी। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मंदिर सहित तमाम धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन दिवाली के अगले ही दिन से पहले सावरकर को लेकर भी शिवसेना और बीजेपी का आमना सामना हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए सवाल किया था कि शिवसेना का ये कैसा हिंदुत्व है कि वे वीर सावरकर सभागृह में दशहरा की रैली करते हैं, लेकिन वे उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते जिन्होंने वीर सावरकर का हमेशा अपमान किया है। वीर सावरकर सभागार में शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर वीर सावरकर का नाम नहीं लिया था। बीजेपी ने इस बात को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। असल में कांग्रेस और एनसीपी के कई मौकों पर सावरकर का विरोध हो चुका है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार को खुश करने के लिए ही उद्धव ठाकरे सावरकर का नाम लेने से बचते हैं। राम कदम ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए यही बात कही कि शिवसेना कांग्रेस पार्टी पर तब चुप क्यों रहती है जब कांग्रेस के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तब शिवसेना का हिंदुत्व कहां चला जाता है। लगातार देश, संविधान और तिरंगे के खिलाफ बोल रहे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्हें कड़ी चेतावनी दे डाली। गुपकार गठबंधन को गुपकार गैंग बताते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया और कहा, अगर ये देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। गुपकार गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने के बाद बीजेपी उस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा कांग्रेस से तीखे सवाल भी पूछे। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि ये लोग विदेशी ताकतों का जम्मू और कश्मीर में दखल चाहते हैं। शाह ने कांग्रेस के गुपकार गठबंधन को समर्थन पर पूछा कि गुपकार गैंग भारत तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। शाह ने कहा कि इस ग्लोबल गठबंधन का मकसद किसी भी तरह से अनुच्छेद 370 को बहाल करना है। अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को वापस आतंक के युग में ले जाना चाहते हैं। शाह ने कहा कि वे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के वे अधिकार छीन लेना चाहते हैं जो हमने अनुच्छेद 370 हटाकर उन्हें दिए हैं, और यही वजह है कि देश की जनता उन्हें हर जगह रिजेक्ट कर रही है। गृह मंत्री ने अगले ट्वीट में कहा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है। भारत के लोग राष्ट्रहित के खिलाफ बने किसी अपवित्र ग्लोबल संगठन को सहन नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग देश के मूड के साथ चले, नहीं तो लोग उसे डुबो देंगे।
गुपकर गठबंधन में शामिल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेता लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। 11 अक्टूबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी सुनिश्चित करेंगे। फिर 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती के आपत्तिजनक बयान के बाद उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के झंडे के अलावा कोई झंडा नहीं उठाएंगे। महबूबा का ये बयान सीधे सीधे भारत राष्ट्र को चुनौती जैसा है। महबूबा के इस रुख पर बीजेपी ने अपनी गहरी नाराजगी जताई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वो जमाने चले गए हैं जो 2 झंडे हुआ करते थे। बीजेपी का वादा था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और हमने सत्ता में आने के बाद उसे पूरा भी किया। ये लोग पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हैं। गुपकर गठबंधन की घोषणा के बाद से ही ये बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने हाल ही में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। बीजेपी के संबित पात्रा ने गुपकर के नेताओं पर निशाना साधा और गुपकर गठबंधन को गुप्तचर गैंग करार दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि इनका एक निश्चित एजेंडा है, अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे कुछ लोग तो इस सीमा तक चले गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करवाने के लिए चीन की भी सहायता लेनी पड़े तो हम लेंगे।